और मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा आप सभी लोगों का जिन्होंने अपना कीमती समय निकाल कर आप लोग यहाँ आए हैं हम सुनने के लिए। और बस क्या कहें, आप लोगों को जब दिखते हैं ना तो गाड़ी जब तेल से चलती है तो हमारी जो गाड़ी चलती है वो आप लोगों के प्यार से चलती है। आप लोगों के लिए अमिताभ बच्चन साहब की एक कविता सुनाना चाहूंगा। ध्यान से सुनना और महसूस करके देखना है इसे। इन शब्दों में बहुत जान है और मैं उम्मीद करता हूं कि ये शब्द आपके अंदर भी थोड़ी सी जान डालने का काम करेगा। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। जो तुझसे लिपटी बेड़ियां समझना इनको वस्त्र तू, जो तुझसे लिपटी बेड़ियां समझना इनको वस्त्र तू, ये बेड़ियां पिघाल के बना ले इनको शस्त्र तू, बना ले इनको शस्त्र तू। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी, चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी। ये पापियों को हक नहीं कि ले परीक्षा तेरी, कि ले परीक्षा तेरी। तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। जला के भस्म कर उसे जो क्रूरता का जाल है, जला के भस्म कर उसे जो क्रूरता का जाल है। तू आरती की लौ नहीं, तू क्रोध की मशाल है, तू क्रोध की मशाल है। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। चुनर उड़ा के ध्वज बना, चुनर उड़ा के ध्वज बना, गगन भी कप कपाएगा। अगर तेरी चुनर गिरी तो एक भूकंप आएगा, एक भूकंप आएगा। तो खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। खत्म हो गई, ताली बजा दो। जिस प्रकार आप सब जानते होंगे कि पिछले कई वर्षों से भारतीय सेना में जिस प्रकार तमाम जाति आधारित रेजिमेंट्स हैं, उसी प्रकार यादव समाज की भी ये मांग कई वर्षों से चलती आ रही है कि हमारी भी रेजिमेंट हो, हमारी भी भारतीय सेना में हिस्सेदारी हो, हमारे भी कंधों पर नाम हो। और ये बड़ी जायज मांग है, क्योंकि आपका किसी भी युद्ध की बात करें, आजादी के बाद की बात करें, आजादी से पहले की बात करें, आपके शौर्य और बलिदान में कोई कमी नहीं रही है। लेकिन इन सब के बावजूद भी आपकी ये मांग को आज तक स्वीकारा नहीं गया। इसकी वजह जानते हैं आप लोग? मैं किसी को इतिहास पढ़ाने नहीं आता हूं, मैं किसी को इतिहास बताने नहीं आता हूं, क्योंकि वो सारी चीजें आपको गूगल पर मिल जाएंगी, वो सारी चीजें आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगी। मैं आपको यहाँ पर सिर्फ जगाने आता हूँ, मैं आपकी आंखें खोलने आता हूँ, मैं आपके कानों को खोलने आता हूँ, मैं आपके जोश को देने का काम करने आता हूं। रेजिमेंट इसलिए नहीं बन पाई आज तक क्योंकि इस यादव समाज में कई वर्षों से अपने समाज की लड़ाइयों को कैसे लड़ते हैं ये वो भूल चुके हैं। आपको पता है आपकी नारायणी सेना हुआ करती थी, और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि नारायणी सेना के ये सैनिक, ये जवान आज भारतीय सेना में अपनी हिस्सेदारी मांग रहे हैं। एक ऐसी मांग थी जो बिना मांगे आपको दे दी जाती, लेकिन सरकारों को यह पता चल चुका है कि यह समाज बरसाती मेंढक की तरह उछल के आता है, लेकिन फिर से जाकर अपने घरों में बंद हो जाता है। यही वजह रही कि 26 करोड़ होने के बावजूद भी आज हम लोग अपने हक अधिकारों से वंचित हैं, और कुछ मुट्ठी भर लोग आज मलाई चाट रहे हैं, कुछ मुट्ठी भर लोग आज की तारीख में मलाई चाट रहे हैं, और 26 करोड़ होने के बाद भी हम अपने हक अधिकारों से वंचित हैं। आज की तारीख में हमारे समाज के साथ अगर कोई दुर्घटना हो जाए, कोई घटना हो जाए, किसी के साथ कोई हरकत हो जाए, तो
तो बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इन 26 करोड़ में से 26 लोग निकालने मुश्किल हो जाते हैं। ये मैं सच्चाई कह रहा हूं आपको, और ये कमी आपको सुधारनी पड़ेगी। आपको समझना पड़ेगा कि धीरे धीरे आप लोग इतने कमजोर कैसे बन गए। आपको किसी गांधारी का श्राप नहीं लगा था, ये इस समाज को कमजोर बनाने की एक नीति थी जो कारगर साबित हुई। आज 5-7 साल का बच्चा कहता है कि यादव समाज एक नहीं हो सकता, ये भाई भाई की टांग खींचेगा, ये एक दूसरे को बढ़ता नहीं देख सकता, ये एक दूसरे का पेट काटेगा। ये 5-7 साल के बच्चे के दिमाग में ये बात आई कैसे, इस पर विचार करना पड़ेगा हमें और आपको। ये बात उसके दिमाग में कैसे आई? शायद हम और आप ही ऐसी बातें कर रहे थे जो उस बच्चे ने सुनी, और सुनने के बाद उसका एक्शन भी ऐसा ही रहा। किसी भी लड़ाई को लड़ने से पहले जरूरी होता है उस लड़ाई के भाव का आपके अंदर होना। अगर आपके अंदर किसी लड़ाई को लड़ने का भाव नहीं है तो आप कभी भी एक अच्छे योद्धा नहीं बन सकते। यूं तो भेड़ों की भीड़ इकट्ठी करी जा सकती है, लेकिन इस लड़ाई में इस नारायणी सेना को फिर से बनाने के लिए हमें भेड़ों की भीड़ नहीं, शेरों की भीड़ चाहिए। और शेर की अगर भीड़ चाहिए तो शेर जैसा जुनून, शेर जैसी दहाड़ भी होनी चाहिए। इस लड़ाई को लड़ने के लिए आपको रोज संघर्ष करना पड़ेगा, आपको रोज चिल्लाना पड़ेगा, रोज चीखना पड़ेगा, रोज दहाड़ना पड़ेगा। और लाठी चार्ज की बात हो तो लाठियों से मत घबराना, इन्हें भी चुपचाप खा लेना, क्योंकि ये लाठियां आपको कमजोर नहीं बना सकती, बहुत ताकतवर बनाएंगी। इसका उदाहरण मेरे पास है। मेरे फादर साहब आर्मी में थे और ऐसा कोई दिन नहीं होता था कि चमड़े की बेल्ट मेरे पर ना बचती हो। और उस चमड़े की बेल्ट ने मुझे आज की तारीख में इतना मजबूत बना दिया है, पर ये बताना पड़ेगा तो ये कहीं ना कहीं कमी रहेगी कि आपने देखा क्या। इतना मजबूत बना दिया कि आज ये शेर आपके बीच दहाड़ रहा है। वो भाव कौन से हैं जो आपके अंदर होने बहुत जरूरी है इस लड़ाई को लड़ने के लिए, आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि बिना भाव के इसमें सफलता हासिल नहीं करी जा सकती। ये लड़ाई है उन माताओं की जिनके चिराग आज घर में नहीं लौटे, और कई ऐसी माताएं थी जिनके घर में इकलौते चिराग थे, आज उनके आंगन सुने हैं। ये लड़ाई है उन माताओं की, ये लड़ाई है उन बहनों की जिनके सुहाग उजड़ गए, ये लड़ाई है उन बहनों की जिन्होंने बीते कुछ दिन पहले रक्षाबंधन मनाते हुए अपने भाइयों की कलाइयां ढूंढी होंगी, लेकिन उन्हें कलाइयां नहीं मिली। ये लड़ाई है उन माताओं की, उन बहनों की। तो जब तक आपके अंदर वो गंभीरता नहीं होगी, वो भाव नहीं होंगे, आप इस लड़ाई में सफलता हासिल नहीं कर सकते। यूं तो भेड़ की भीड़ जुटाई जा सकती है, लेकिन इसी भेड़ की भीड़ में से हमें शेर तैयार करने हैं। अब फैसला आप कीजिए, आप भेड़ हैं या शेर हैं। लड़ाई बहुत लंबी है। आप यूपी आइए, बिहार आइए, राजस्थान आइए, मध्य प्रदेश जाइए, हरियाणा जाइए, गुजरात जाइए, कहीं भी जाइए, मसला है सेंट्रल का। ये बिहार पुलिस नहीं है, यूपी पुलिस नहीं है, ये इंडियन आर्मी है। इंडियन आर्मी का मतलब मुद्दा है केंद्रीय। तो लड़ाई लड़ी जाएगी दिल्ली में, लेकिन उससे पहले जगाया जाएगा आपको ऐसे यूपी बिहार में, ठीक है, पूरे भारत में। ये तो बहुत भारी है। देखिए साहब, लोकतंत्र में संख्या बल देखा जाता है। कोई हमसे कहता है कि आजादी के बाद कोई रेजिमेंट नहीं बनाई गई, ये सुनने में आता है। राजनाथ साहब ने कहा था, लेटर भेजा राजनाथ साहब ने कि आफ्टर इंडिपेंडेंस कास्ट, क्रीड, रिलीजन बेस्ड कोई भी रेजिमेंट्स का भारतीय सेना में गठन नहीं हुआ, लेकिन 1970 में नागा रेजिमेंट बनती है। और मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं स्पष्ट रूप से, आप इन बातों में मत आना। लोकतंत्र में संख्या बल के आधार पर आप कुछ भी करवा सकते हैं। लोकतंत्र में संख्या बल के आधार पर आप गलत को भी सही
करवा सकते हैं। आज की तारीख में वो लोकतंत्र है, आज की तारीख में वो कलयुग का दौर चल रहा है कि अगर मान लीजिए मैं राम हूं और मैं कितनी अपनी सफाई देता रहूं, लेकिन मेरे पीछे 4 लोग नहीं खड़े, तो यहां पर मेरी सफाई को कोई सुनने वाला नहीं है। ये वो दौर चल रहा है जहां रावण में अगर ताकत है संख्या बल जुटाने का, तो आज की तारीख में रावण ही राम है। तो अब फैसला आप कीजिए। जब सारा खेल संख्या बल के आधार पर हो सकता है, तो इस 26 करोड़ को अब घर से बाहर निकलना पड़ेगा। और मैं आपको वादा करके जाता हूं, पॉलिटिकल बात नहीं है, लेकिन ये भी हमारे मान सम्मान की बात है कि 26 करोड़ होने के बावजूद भी आज की तारीख में हमारे मुख्यमंत्री और कितने प्रधानमंत्री रहे हैं, इस पर विचार करना पड़ेगा। मैं आपको भरोसा दिला के जाता हूं, आप हमारे साथ, और बिहार में कह के जा रहा हूं, मध्य प्रदेश में भी कहा था, आप हमारे साथ इस लड़ाई में अपना पसीना बहाकर दिखाएं। गगन यादव वादा करता है कि आपके पसीने के बदले खून बहाकर दिखाएगा और इस भारत को यादव प्रधानमंत्री भी देकर जाएगा और मैंने कहा आप 26 करोड़ हैं, आप कुछ भी करवा सकते हैं, एक तरफा रहिए। लेकिन इन 26 करोड़ से मैं हाथ जोड़कर एक रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूं, एक निवेदन भी करना चाहता हूं। हमारे कृष्ण ने कभी हमें ये नहीं सिखाया कि किसी को सताओ। हमारे कृष्ण ने कभी हमें ये नहीं सिखाया कि रोते हुए को और रुलाओ, दुखी को और दुखी करो। हमारे कृष्ण ने हमें सिखाया है कि रोते हुए के आंसू पोंछो, बेजुबान को आवाज दो, कमजोर को ताकत दो, और अगर कुछ न कर सको तो उस व्यक्ति के साथ खड़े हो जाओ। ये सिखाया हमारे श्री कृष्ण ने। तो मैं आप लोगों से निवेदन करके जाता हूं, मैं इस पावन धरा से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं, जातिवाद सिर्फ इस स्तर तक ठीक है कि हम अपने हक अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। जातिवाद अगर इस स्तर तक आ जाए कि आप गलत को भी सही कहने के लिए जुटे हुए हैं और भीड़ जुटा रहे हैं, तो ऐसे जातिवाद का मैं समर्थन नहीं करूंगा। मैं समर्थन करूंगा जब आप हक और अधिकारों की लड़ाई के लिए संघर्ष करेंगे, तो गगन यादव आपको सबसे आगे नजर आएगा। लेकिन हमारे पास बहुत समस्याएं आती हैं जब हमें कहा जाता है कि ये मामला हो गया है, आप इसमें अपनी आवाज उठाइए। हमने कहा क्यों उठाइए, गलती क्यों करी? अगर माँ बाप अपने बच्चे को नहीं टोकेंगे तो एक दिन वही बच्चे अपने माँ बापों को वृद्धाश्रम में जाकर छोड़ देंगे। ऐसी होता है ना, लाड उतना ही लड़ाओ जितने में बच्चा कंट्रोल में रहे। तो समाज में भी उतना ही लाड लड़ाओ कि समाज बदनामी ना करवाए। और ये आप लोगों की जिम्मेदारी है, यह मौजूद मेरे सभी भाइयों की जिम्मेदारी है कि इस मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई में आप जितनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं उतना बुलंद कीजिए। जितना आप आवाज उठा सकते हैं, जितना आप लड़ सकते हैं, आप उतना लड़िए। उस लड़ाई में हम आपके साथ खड़े मिलेंगे, लेकिन कभी भी कुछ ऐसा मत करना कि समाज को बदनामी का सामना करना पड़े। ये रिक्वेस्ट है आपसे, क्योंकि यंगस्टर्स, युवा पीढ़ी खासकर कभी ना कभी गलतियां कर देती है और उस गलतियों का खामियाजा पूरे समाज को भुगतना पड़ता है। हमें अगर आप लोगों ने समाज का रिप्रेजेंटेटिव बना रखा है, तो इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ यू, टू टेक केयर ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन। ये हमारी जिम्मेदारी है कि आपका ख्याल रखें। हम नहीं चाहते कि आपका मार्गदर्शन भटकाए, हम नहीं चाहते कि गलत को सही कहने पे दबाव दें, और आपके शब्दों पर भी आपका नियंत्रण होना बहुत जरूरी है। क्योंकि यहां से जब आप जाएंगे, मैं फिर से कह रहा हूं, विचारधाराएं आपको हमारी सोशल मीडिया पर मिल जाएंगी। आप गूगल पर गगन यादव लिखना, हमारी सारी प्रोफाइल्स आ जाएंगी। विचारधाराएं तो आपको वहां मिल जाएंगी। यहां तो मैं वो बातें आप लोगों से करना चाहता हूं जो एक सभ्य समाज को सीखनी बहुत जरूरी है, जो आपको इस लड़ाई को जीतने के लिए सीखना बहुत जरूरी है। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर लड़ाई के लिए तलवार उठाई जाए। कुछ लड़ाइयां ऐसी होती हैं जो मोहब्बत से भी जीत ली जाती हैं। और अब समय है एक हाथ में किताब और एक में तलवार का। लेकिन वो तलवार मयान से तभी निकालना जब आपका समाज कहे, तब
तक उसको मयान के अंदर रखो, क्योंकि मयान से जब तलवार निकलती है तो वो खून मांगती है। अगर आपकी तलवार निकलेगी तो वो शायद हमारा खून ना मांग ले, इसलिए अंदर रखो। कहने का मतलब ये है कि लड़ने का जब समय आए तभी लड़ना। ऐसा ना हो त्योहार के दिन सब दिन चंगे, त्योहार के दिन नंगे। पता चला रोज आवाज उठा रहे हैं और जिस दिन आवाज उठाने की बारी आए उस दिन सब अपने घरों में बंद हैं। धीरे धीरे कार्य करना शुरू करें। एक एक घर, एक एक गांव, ये आप जिम्मेदारी लें, सबको जागरूक करें, क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। मैं क्रांतिकारी भाषण ऐसे देने नहीं आया हूं यहाँ पर जिससे आप लोगों के अंदर ऊर्जा तो भर जाए, लेकिन जाने के बाद आप कुछ ना समझ पाए। यूं तो कुछ जोशीले भाषण में देके जा सकता हूं, आप तालियां बजा सकते हैं, आप चिल्ला सकते हैं, लेकिन मैं बातें वो करना चाहता हूं जो आपके यहां से यहां उतरे और आप यहां से विचार करें। समझ रहे हैं कि आप विचार यहां से करें, सुने यहां से और महसूस यहां से करें। साहब एक चीज आप हमेशा ध्यान में रखना, कोई कहेगा कि भारतीय सेना में अगर रेजिमेंट बन जाएगी तो हमें तो जाना ही नहीं है, तो हम क्यों लड़े। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, जाने की उम्र तो हमारी भी नहीं बची है, लेकिन ये लड़ाई है आने वाली पीढ़ियों की, ये लड़ाई है आने वाली नस्लों की। ये जो बीते कुछ सालों में हमने खोया है, ये लड़ाई है उसको वापस पाने की। आज की तारीख में जो बीज हम इस धरती के अंदर गाड़ रहे हैं वो आज फल नहीं देगा। अभी हमें उसका संरक्षण करना है कि उस बीज के ऊपर से कोई जानवर चल के ना चले जाए। धीरे धीरे वो बीज पौधा बनेगा। जब वो पौधा बनेगा तो हमें उसे हवा से, आंधियों से बचाना है। देखते देखते जब वो पौधा पेड़ का रूप लेगा, वो आंधी और तूफानों से खुद ही टकरा लेगा, और जिस दिन उस पेड़ पर फल लगेंगे, हमारी आने वाली पीढ़ियां, हमारे छोटे भाई, हमारी आने वाली नस्लें ये जरूर कहेंगी कि मेरे समाज ने कभी संगठित रहकर इस लड़ाई को लड़ा, जिसकी वजह से मैं आज इस फल का स्वाद ले पा रहा हूं। अब फैसला आप कीजिए, अब फैसला आप कीजिए। आप तालियां सुनना चाहते हैं या गालियां सुनना चाहते हैं? अगर तालियां सुननी है तो रोज संघर्ष करना पड़ेगा, रोज चिल्लाना पड़ेगा, दहाड़ना पड़ेगा। उदाहरण के तौर पे समझ के देखिएगा। मान लीजिए एक बेरोजगार है, वो घर में जब जाता है तो उसको जो थाली परोसी जाती है तो थाली के साथ गाली भी परोसी जाती है। सही बात है। अगर उस गाली से उसे बचना होता है तो उसे अपने घर की दहलीजों को लांघना पड़ता है, लड़ना पड़ता है, जिंदगी से कमाना पड़ता है, और जब वो कमाकर अपने घर लौटता है तो उसे जो थाली दी जाती है खाने की, उसके साथ तालियां भी दी जाती है कि वेरी गुड, बहुत अच्छा किया। इसी प्रकार अगर इस सरकार के सामने आप अपनी तालियां बजवाना चाहते हैं तो आपको चिल्लाना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। जैसे संघर्ष उस बेरोजगार ने किया था अपना घर छोड़ के, ऐसे ही आपको अपना घर छोड़ के संघर्ष करना पड़ेगा। और अगर गालियां सुनना चाहते हैं तो जैसे चलता आ रहा है वैसे करते रहिए। तो फैसला सारा आपके हाथ में। हमें दुख होता है जब नौजवान साथियों को हम देखते हैं, वो हमसे गले लगकर रोते हैं, अपनी पीड़ा बताते हैं, तो हमें दुख होता है। और ये दुख हम किसको बताएं? आज हम अगर इतना चिल्ला पा रहे हैं, इतना संघर्ष, ये पसीना बहा पा रहे हैं, तो इसके पीछे कोई और वजह नहीं, सिर्फ आप लोगों का प्यार, आप लोगों का भरोसा, आप लोगों की उम्मीदें हैं। यही वो उम्मीद है, यही वो भरोसा है जो हमारे अंदर रोज ऊर्जा डालने का काम करता है। मैं आप लोगों के बीच कहना चाहता हूं, आपके क्षेत्र में अगर रमेश भाई जैसे युवा साथी संघर्ष कर रहे हैं, यहाँ बैठे हमारे सभी भाई संघर्ष कर रहे हैं, तो ये आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप इनको ताकत दें। अब वो समय गया टांग खींचने का, बहुत टांगे खींच ली, अब समय है हाथ पकड़ के खींचने का। तभी जाके समाज की दशा और दिशा बदल पाएगी। शिक्षित बनिए, सभ्य बनिए, एक दूसरे का आदर कीजिए और अपने हक अधिकारों की लड़ाई लड़ते रहिए। बोलने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन फिर से कहना चाहूंगा, वो सारी बातें आप सोशल मीडिया पर सुन सकते हैं। यहां सिर्फ एक बात और कह देता हूं
कि किसी व्यक्ति के लिए मान सम्मान स्वाभिमान से बड़ा कुछ नहीं होना चाहिए। अगर आपके लिए मान सम्मान स्वाभिमान से बड़ा कुछ है तो आपकी जिंदगी भी उसी कुत्ते के समान है जिसे 2 वक्त की रोटी मिल जाती है, लेकिन वो रोटी इज्जत की नहीं होती है। इज्जत की रोटी कमानी पड़ती है और उसे कमाने के लिए घर छोड़ना पड़ता है। और ये लड़ाई हमारे मान सम्मान स्वाभिमान की है। क्या फर्क पड़ता है हम फौज में जाएं या ना जाएं, आप फौज में जाएं या ना जाएं, लेकिन जब कंधों पर नाम आएगा तो वो हमें गौरवान्वित महसूस करवाएगा। हमें गर्व होगा कि हमारे समाज की भी भारतीय सेना में रेजिमेंट है। आज कुछ मुट्ठी भर लोग कहते हैं कि हमारी भारतीय सेना में रेजिमेंट है। मैं जाति का नाम नहीं लूंगा, लेकिन जितने भी रेजिमेंट्स का भारतीय सेना में गठन हुआ था वो अंग्रेजों के काल में हुआ था। और अंग्रेजों ने उन लोगों को रेजिमेंट बना कर दी थी जिन लोगों ने उनको सहायता करी थी इस देश में राज करने के लिए। उदाहरण के तौर पे समझ के देखिएगा, मैं अगर मेरठ से चल के आया हूं और मेरे को आपके यहाँ पर कोई फैक्ट्री लगानी है तो क्या मैं मजदूरों को मेरठ से लेकर आऊंगा या यहीं के लोगों को वहां लेबर के तौर पे रखूंगा? तो यही अंग्रेजों ने किया था। अंग्रेजों ने जब रेजिमेंट बनाई तो उन लोगों को सम्मान के तौर पर उनकी हिस्सेदारी थी जिन लोगों ने उनको इस देश में राज करने का मौका दिया। और मुझे बिल्कुल भी गलत नहीं लग रहा है इस बात को बोलते हुए, क्योंकि ये सच्चाई है। और जो क्रांतिकारी अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ रहे थे उन लोगों को उन्होंने कोई सम्मान नहीं दिया। 1857 में रेवाड़ी नरेश राजा राव तुलाराम ने जब अंग्रेजों के विरुद्ध अपने 5000 यदुवीर रणबांकुरों को लेकर बिगुल खोला था, उस समय ये अंग्रेज समझ चुके थे कि यादव समाज के हाथ में इस गाड़ी का स्टीयरिंग दिया तो एक गाड़ी को अपने हिसाब से चलाएगा। यही वजह रही कि आपको आज तक अपने हक अधिकारों से वंचित रखा गया। और गांधारी वाली बात जो आपको बताई गई, मानसिक तौर पे आपको जो कमजोर बनाया गया वो आज कारगर साबित हुआ। किसी भी ताकतवर आदमी को अगर आपको कमजोर बनाना है तो आपको यहां से उसको कमजोर बनाना पड़ेगा। माना कि आपके अंदर बल नहीं है, लेकिन बुद्धि से अगर आप लड़े तो आप उस ताकतवर आदमी को कमजोर बना सकते हैं। और आप वही ताकतवर लोग थे, वही नारायणी सेना के जवान थे जिसको गांधारी का श्राप कह कहकर बार बार कहकर कमजोर बनाया गया। आपके दिमाग में, आपके जहन में हर रोज ये बात डाली गई कि यादव की टांग खींचेगा। अगर यादव की टांग खींचता तो हम भी इतनी दूर से आप लोगों के बीच आए, आप भी हमारी टांग खींच लेते, लेकिन आपने हमारी टांग नहीं, आपने हमारा हाथ खींचा। तो कोई श्राप है ऐसा कोई श्राप नहीं है। एक साइंस में टर्म होती है प्लासिबो। प्लासिबो टर्म ये कहती है कि आपका बिलीफ सिस्टम अगर किसी व्यक्ति पर है, किसी पर भरोसा है, मान लीजिए डॉक्टर गगन आपके बीच खड़ा है, डॉक्टर मान लीजिए आपका भरोसा है कि इसी डॉक्टर गगन की मेरे को दवा लगेगी, तो आप यकीन मानिए मैं आपको हाजमोला की कैंडी भी खिला दूंगा तो आप सही हो जाएंगे, क्योंकि आपका भरोसा गगन के ऊपर है। तो आपको ठीक अगर कोई करेगा तो गगन के ऊपर जो भरोसा है वो ठीक करेगा, वो दवा ठीक नहीं करेगी। और एक और टर्म है साइकोसोमैटिक। साइकोसोमैटिक ये कहती है कि अगर एक हष्ट-पुष्ट आदमी को भी मैं कान में जाकर उसके ये कह दूं कि ये तो मुझे तेरे सिम्टम कैंसर के लग रहे हैं, चाहे उसकी बॉडी में कैंसर नहीं था, लेकिन सोच सोच के उसके शरीर में कैंसर बन जाएगा, क्योंकि उसने उस बात को स्वीकार लिया। तो सबसे पहले मैं यहाँ मौजूद मेरे भाइयों से कहना चाहूंगा कि आप ऐसी कोई बात ना स्वीकारें जो आपको कमजोर बनाए। आप हर उस बात को स्वीकारें जो आपको ताकतवर बनाए। और ताकतवर आपको बना रही है एक ही बात कि आप 26 करोड़ हैं और आप प्रधानमंत्री बनाने का दम रखते हैं। अहीर रेजिमेंट बनवाना बहुत आसान है। लोकतंत्र में संख्या बल देखा जाता है। आप संख्या बल पर काम कीजिए। आप अपने गली मोहल्ले गांव कस्बे जिले में संगठित रहिए। संगठित रहकर आप बहुत बड़ी लड़ाइयां भी लड़ सकते हैं। वो किस्सा आपने सुना होगा, ठेले पर अंगूर वाला होता है, गुच्छे में जो अंगूर था उसकी कीमत थी, लेकिन जो अंगूर बिखरे हुए थे उनकी कोई कीमत नहीं थी। अगर आप बिखरे हुए रहेंगे तो आपकी कोई कीमत नहीं होगी। जब आप संगठित रहेंगे तो सरकारें आपके सामने झुकेंगी और आपकी हर मांग को ये स्वीकारेंगी।
तो संगठित रहिए, एक साथ अपनी आवाज को उठाइए। इसी के साथ मैं चाहूंगा कि आप लोग अपना प्यार बनाए रखें। हम लड़ने को संकल्पित हैं, आप अपना प्यार देने को संकल्पित रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अली रेजिमेंट हमारा।